यह कहानी आपको किसी साइंस फिक्शन की तरह लग सकती है, लेकिन है नहीं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सका इंसानी दिमाग चोरी हो गया था? हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे जीनियस माने जाने वाले साइंटिस्ट आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में। आइंस्टाइन का दिमाग दुनिया के उस विरले दिमाग के तौर पर जाना जाता है जिसका सबसे अधिक इस्तेमाल हो पाया था। लेकिन 1955 में आइंस्टाइन की मौत के लगभग 7.5 घंटे बाद उनका दिमाग चोरी हो गया था। 19वीं शताब्दी में दुनिया के जीनियस दिमागों को सहेज कर रखने का प्रचलन था ताकि वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर सकें कि इन इंसानों की बुद्धिमत्ता का यह स्तर कैसे था। ऐसे ही कंप्यूटिंग मशीन यानी कंप्यूटर की खोज करने वाले चार्ल्स बावेज का दिमाग भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के हंटेरियन म्यूजियम में रखा गया है। तो वापस लौटते हैं इतिहास में दर्ज इस यादगार किस्से की ओर। हुआ यूं कि आइंस्टाइन को इस बात को लेकर पहले से ही यकीन था वैज्ञानिक उनके मरने के बाद उनके दिमाग का अध्ययन करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था क्योंकि वे मानते थे कि इस तरह के अध्ययन मुश्किल से ही कोई काम की जानकारी मुहैया करा पाते हैं। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि कई बार उन्होंने अपने शरीर को वैज्ञानिकों को शोध के लिए सौंपने पर सहमति भी जताई थी। खैर, 1955 में अप्रैल की 18 तारीख को सुबह सुबह जब इस जीनियस साइंटिस्ट की मौत हुई तो उनकी ऑटोप्सी करने वाले पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने खुद से ही यह निर्णय ले लिया कि उनके दिमाग को भविष्य में अध्ययन के लिए सुरक्षित रख लिया जाए। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को निकाला जिसका वजन तकरीबन 1 किलो 230 ग्राम था। वे उसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक लैब में लेकर गए। वहां उन्होंने इसकी कई एंगल से कई तस्वीरें उतारी और उसके 240 टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक जैसे दिखने वाले एक सॉल्यूशन कोलोडियन में रख दिया। उन्होंने दिमाग के कुछ हिस्सों को अपने पास रखा और कुछ हिस्सों को उस दौर के मशहूर पैथोलॉजिस्ट को सौंप दिया। डॉक्टर हार्वे ने ऐसा इस उम्मीद में किया था कि आइंस्टाइन जैसे जीनियस और विरले इंसान के दिमाग के हिस्सों का माइक्रोस्कोप की मदद से किया गया अध्ययन यानी साइटो आर्किटेक्टोनिक्स उन महत्वपूर्ण जानकारियों को उद्घाटित करेगा जो कि भविष्य में इंसानी दिमाग की संभावनाओं को और विस्तार से समझने में मददगार होगी। पजेसिंग जीनियस द बिज़ार ओडिसी ऑफ आइंस्टाइन्स ब्रेन की लेखिका कैरोलिन अब्राहम ने अपनी किताब के सिलसिले में डॉक्टर हार्वे से मुलाकात की थी। बीबीसी के पत्रकार विलियम क्रेमर से बात करते हुए कैरोलिन अब्राहम ने उन्हें बताया, हार्वे को अपने प्रोफेशन से बड़ी उम्मीदें थी। मुझे लगता है उन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में अपना नाम कमाना था, जो कि अन्यथा नहीं संभव था। और एक दिन जब वे अपने काम पर गए तो उन्हें अपनी ऑटोप्सी के टेबल पर अल्बर्ट आइंस्टीन के शरीर को लेटा पाया। यह हार्वे की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रही हो या फिर दुनिया के सबसे महान दिमाग को अध्ययन करने के लिए संरक्षित कर पाने की उनकी पेशेवर भूख, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन तकनीकी तौर पर यह एक चोरी थी क्योंकि ना तो आइंस्टाइन, ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य और ना ही किसी दूसरी अथॉरिटी से उन्होंने ऐसा करने की अनुमति ली थी। जब न्यू जर्सी के ट्रेंटन में आइंस्टाइन का अंतिम संस्कार कर दिया गया तो उसके थोड़ी ही देर बाद आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट को इस चोरी के बारे में पता चल गया और वे सदमे में आ गए। हालांकि बाद में डॉक्टर हार्वे ने उन्हें आइंस्टाइन का दिमाग अपने ही पास संरक्षित रखने के लिए मना लिया। अगली सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पर एक स्टोरी छपी जिसमें लिखा गया था, जिस दिमाग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम किया और परमाणु के विखंडन को संभव बनाया, उसे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निकालकर संरक्षित रख लिया गया है। लेकिन दुनिया के सबसे मशहूर भौतिक विज्ञानी का दिमाग चुरा लेना डॉक्टर हार्वे की प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा अनुभव नहीं रहा। इसने उन्हें कई स्तर पर नुकसान पहुंचाया। उन्हें जल्द ही अपनी नौकरी खोनी पड़ी और उनके वैवाहिक जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ा। कैरोलिन अब्राहम कहती हैं, ऐसा माना जाता था कि यह दिमाग हार्वे के लिए एक गुड लक चार्म साबित होगा, लेकिन असल में यह उनके लिए अभिशाप साबित हुआ। उन्होंने जब से इस दिमाग को निकाला, उन्होंने सब कुछ खो दिया। उनकी नौकरी चली गई, शादी टूट गई, प्रिंसटन में उनका करियर डूब गया
जब से उनके इस दिमाग को ले लेने पर विवाद हुआ, उसके बाद से फिर वे कभी अस्पताल में कदम वापस नहीं रख पाए। इसके बाद डॉक्टर हार्वे न्यू जर्सी छोड़ मिडवेस्ट की तरफ चले गए, जहां उन्होंने मेडिसिन प्रैक्टिस करते हुए या फिर रिसर्च लैब चलाते हुए कई छोटी मोटी नौकरियां की। बहरहाल उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को कई दशकों तक संभाल कर रखा, जिससे उन्हें कई उम्मीदें थी। 1978 तक आइंस्टाइन के दिमाग की इस गुत्थी के बारे में अधिकतर दुनिया अनजान ही थी। लेकिन फिर एक पत्रिका न्यू जर्सी मंथली के पत्रकार स्टीवन लेवी नाम के एक युवा रिपोर्टर ने कंसास के विचिटा में हार्वे को खोज निकाला। लेवी ने अपनी रिपोर्टिंग के इन अनुभवों को बीबीसी के पत्रकार विलियम क्रेमर के साथ कुछ यूं शेयर किया है। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं आइंस्टीन के दिमाग को लेकर एक स्टोरी कर रहा हूं, तो उन्होंने जो पहली चीज़ मुझे कही वह थी, मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। उन्हें इस पर बात करने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बाद में किसी तरह हार्वे लेवी से इस बारे में बातचीत को राजी हुए। लेवी बताते हैं, वे काफ़ी इंट्रोवर्ट इंसान थे, एक सौम्य इंसान। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी तो उन्हें इसे लेकर काफ़ी गर्व था कि वे आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई अच्छा जवाब नहीं था कि तकरीबन 25 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इस अध्ययन पर कुछ छपा क्यों नहीं। जब लेवी ने हार्वे पर दबाव बनाया कि वे उन्हें आइंस्टाइन के दिमाग की कुछ तस्वीरें दिखाएं, तो पहले उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए। फिर वे खड़े हुए, लेवी के पीछे की ओर एक कमरे के किनारे पर गए और कार्डबोर्ड से बने एक बक्से के भीतर से एक बियर कूलर बाहर निकाला, जिसमें लिखा था कोस्टा साइडर। लेवी याद करते हैं, वे मेरे पास पहुंचे। उन्होंने इस बियर कूलर में से बड़े मैसन जारों को बाहर निकाला और उनके भीतर आइंस्टाइन का दिमाग रखा हुआ था। यह अद्भुत था। आइंस्टाइन के दिमाग और हार्वे के बारे में न्यू जर्सी मंथली में प्रकाशित इस आलेख ने फिर एक बार आइंस्टाइन के दिमाग पर शोध की चर्चाओं को गरमा दिया। मशहूर विज्ञान पत्रिका साइंस ने भी हार्वे का इंटरव्यू लिया और कई दूसरे रिपोर्टर्स भी उनके इंटरव्यू के लिए उनके लॉन में कैंप जमाए रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के मशहूर न्यूरो एनाटॉमिस्ट मैरियन डायमंड ने भी हार्वे से आइंस्टाइन के दिमाग के सैंपल्स के लिए संपर्क किया। बाद में डॉक्टर हार्वे ने पोस्ट के जरिए एक पैकेज डायमंड के लिए भिजवाया, जिसमें आइंस्टाइन के दिमाग के 4 टुकड़ों का सैंपल था। यहाँ से आइंस्टाइन के दिमाग पर अध्ययन का असली सिलसिला शुरू हुआ। 1985 के बाद से कई शोध इस सिलसिले में सामने आए, जिसमें आइंस्टाइन के दिमाग की संरचना में भी आम इंसान के दिमागों से कई तरह के फर्क होने का दावा किया गया। हालांकि न्यूरोलॉजी में अब भी इस बात को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मौजूद कि दिमाग की संरचना या आकार का किसी इंसान की बुद्धिमत्ता पर भी फर्क पड़ता है। खैर, आइंस्टाइन के दिमाग के ज्ञात अवशेषों को अब न्यू जर्सी के पेन मेडिसिन प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में रखा गया है, जहां यह सार्वजनिक दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं है। आइंस्टाइन के दिमाग के कई टुकड़े अब भी कई जगह बिखरे हुए हैं, जिनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।